अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उमेश पाल हत्याकांड की जांच के लिए उन्हें यूपी न भेजा जाए। यही अहमदाबाद में उनसे पूछताछ हो। यूपी का बाहुबली डरा हुआ है क्योंकि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला देने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं योगी के मंत्री भी जो बयान दे रहे हैं उससे अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर अब सताने लगा है। हमारी खास रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें कई शहरों में शूटर्स की तलाश में छापे मार रही है। देखिए, लखनऊ के महानगर इलाके में पुलिस ने छापा मारा तो अतीक अहमद का फ्लैट नंबर 202 बंद मिला। अतीक की 2 लग्जरी कार पुलिस ने जब्त कर ली। वहीं दूसरी छापेमारी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 की इस कोठी पर हुई, जहां अतीक के घर में केवल किराएदार मिले। पुलिस के आला अधिकारी भरोसा जता रहे कि उमेश पाल हत्याकांड के सारे आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। शूटर्स की पड़ताल में यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएफ की टीम यूपी से बिहार और बिहार से नेपाल तक पड़ताल कर रही है। लेकिन इस मर्डर केस में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि प्रयागराज में अतीक के जिस गुर्गे के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया, इसी घर में उमेश पाल के हत्यारों की मीटिंग हुई थी। और हैरानी की बात है कि इसी घर में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता से मिलने पहुंचे थे। हत्याकांड वाले दिन अतीक की पत्नी शाहिस्ता जफर के घर पर ही ठहरी थी। हत्या के बाद शाम को करीब 5 बजे शूटर इसी घर पर इकट्ठा हुए थे। उन्होंने शाहिस्ता को वारदात के बारे में डिटेल से बताया और फिर वहां से फरार हो गए। हत्याकांड के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो उसे खालिद जफर के बारे में जानकारी मिली। फोन नंबर से पुलिस उसके घर तक पहुंची और फिर घर के बारे में जानकारी जुटाई तो अवैध निर्माण का भेद भी खुल गया। उमेश पाल मर्डर केस के बाद जिस बुलडोजर का इंतजार था कि बुलडोजर चलेगा उन अपराधियों पर, उन माफियाओं पर, वो बुलडोजर चल चुका है। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये उसी व्यक्ति का घर है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उमेश पाल मर्डर केस में जो शूटर आए थे वो शूटर यहाँ पहुंचे थे और जहाँ पर वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता यहाँ पर ठहरी हुई थी, उनको उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो शाइस्ता से मिले थे और उसके बाद वो फरार हो गए। इसी बीच अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि उसके यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर न भेजा जाए क्योंकि उसकी सुरक्षा और जान को खतरा है। हमारा ट्रांजैक्शन कराया जाए या तो गुजरात पुलिस के अंडर में कराया जाए या सीआरपीएफ के अंडर में हमारा जो है ट्रांजैक्शन कराया जाए। हमको यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो 100% हमारी हत्या करेगी। इससे पहले ये भी खुलासा हो चुका है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश का पूरा खाका खुद अतीक ने साबरमती जेल में बनाया था। बाहुबली अतीक अहमद ही उमेश पाल मर्डर केस का मास्टरमाइंड है। आरोपी सदाकत से पूछताछ के हवाले से पुलिस ने दावा किया है कि अतीक ने ही पूरी साजिश रची थी। अतीक ने ही 7 में से 2 शूटर्स को भेजा था। राजू पाल और उमेश पाल के साथ अतीक की अदावत काफी पुरानी थी। अतीक ने बरेली जेल में बंद अपने सगे भाई अशरफ अहमद को मर्डर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी जेल में बंद अतीक ने रची हत्या की साजिश। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की साजिश इसी साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद ने रची, जो अहमदाबाद से 1220 किलोमीटर दूर प्रयागराज में रची गई। उसने 2 लोगों को इसका काम सौंपा जो कि अतीक के भाई अशरफ को मिलने के लिए जेल में पहुंचे और पूरी तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इधर पूरे मामले में सियासतदान जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। प्रयागराज से संतोष शर्मा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई धांधली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गुजरात की राजनीति गर्मा चुकी है। बिना परीक्षा पास किए एक युवक के सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में शामिल होने के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और विपक्ष ने चर्चा की मांग नहीं माने जाने पर सदन से वॉकआउट कर दिया।
करबी की पुलिस अकादमी में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने एक फर्जी उम्मीदवार जिस आसानी से पहुंच गया, ट्रेनिंग लेता रहा और 1 महीने की सैलरी भी उठा लिया। इस सनसनीखेज खुलासे से गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचना तय था और वही हुआ। गुजरात आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जडेजा ने जब से मयूर तड़वी कांड का भांडाफोड़ किया है, गुजरात की राजनीति में हंगामा बरपा है। बुधवार को इस मुद्दे पर गुजरात विधानसभा का सदन भी हिल गया। गुजरात विधानसभा में नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के इस्तीफे की भी मांग की। सरकार पूरे मामले की जांच और कार्रवाई का आदेश दे चुकी है, लेकिन सदन में विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। सरकार के अड़ियल रवैये से नाराज कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायकों को पूरे दिन की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया। पहला तो पेपर फोड़वा माटे ना कौभांड थता जे रीते हवे बहार आव्यो के कोई परीक्षा नी तैयारी नहीं करवानी, कोई परीक्षा माटे नो फॉर्म नहीं भरवानो, कोई परीक्षा आपवा नहीं जवानो, सीधा 40-50 लाख रुपया नो वहीवट करो अने भाजप सरकार में सीधी नौकरी मेळवो। बीजेपी विधायक जीतू बाघाणी ने सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। ऐसे में इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। कहीं पर खोटू थयुं छे तो ए चमरबंदीने छोड़शे नहीं, कायदानी चुंगालमां एमने फसावવું પડશે, एमने सजा थशे। भविष्य में कोई पण एनी साथे जोड़ाયેલા तो अत्यारे के भविष्य में एमने पण कायदानी कलममांथी नहीं छोड़वा माटे गृहमंत्री हर्षभाई गृहनी अंदर बात करी छे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई गृहनी अंदर बात करी छे त्यारे राज्यना युवानोने गैरमार्गे दौड़वा माटेनो कांग्रेसना प्रयासनो वखोडું છું અને યુવાનોને ભરોસો અપાવું છું। आपको बता दें कि पेपर लीक के कई मामले उजागर कर मशहूर हो चुके युवराज सिंह जडेजा ने मयूर तड़वी केस का भी भांडाफोड़ किया है। मयूर तड़वी बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए, बिना फिजिकल टेस्ट में गए सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने पहुंच गया। आरोप है कि मयूर तड़वी ने 40 लाख रुपए रिश्वत देकर सब इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा किया था। आ बधाना कौभांडो उजागर करूं છું आ બધા વ્યક્તિઓના આને શું હારું લાગ્યું છે, આના પરિવારનું હારું લાગ્યું છે। જે દિવસે મને શેરીમાં કે જે દિવસે મને ઘરમાં જઈશ અથવા તેના ઘર પાસે નીકળીશ તે દિવસે મને ટાઈકમાં જ રાખશે એટલે કાઠિયાવાડી શબ્દ મને ધ્યાનમાં રાખશે, નજરમાં રાખશે। હવે આ લોકો ખરેખર પછી શું કરશે? જ્યારે આવે છે મોકો મળે પાડ દો, એટલે હું એમ કહું ભાઈ કાલ પાડ દો, આજ પાડ દેજો, કે કૌભાંડ તો ચાલુ જે જ્યાં સુધી બંધ નહીં જાય ત્યાં સુધી હું લડવાનું છું। એ લોકો એના રસ્તે એની માનસિકતા એને મુબારક, એની વિચારધારા એને મુબારક। મારે એવું છે કે મેં એક જે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે આપણે સિસ્ટમને સાફ કરી, સિસ્ટમમાં રહીને સિસ્ટમની બહાર રહીને આપણે આ કામ કરવાના, સિસ્ટમમાં જવાના પ્રયત્નો કરવાના। જો જઈ શકીએ તો ન જઈ શકતા તો આ काम बंद न कर देवाना। जडेजा के आरोपों के बाद गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने विकास साहे ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मयूर तड़वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इतने संवेदनशील मामले में देखना यह है कि असली गुनाहगार सामने आता है या सिर्फ छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ गुजरात में कांग्रेस गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी का इस्तीफा मांग रही है, बीजेपी अड़ी हुई है कि दिल्ली में शराब घोटाले कांड में इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ चुकी हैं। सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए दोनों ही पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे उछाले जा रहे हैं। चोर है, चोर है, केजरीवाल चोर है। तख्तियां लहराई जा रही हैं, तेवर दिखाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला।
उधर सीबीआई की रिमांड में मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब हो रहा है और इधर बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ और आज बीजेपी दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब मांग ये है कि एक्साइज पॉलिसी वाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा के साथ बैजयंत पांडा, रामवीर सिंह भदौड़ी, ये तमाम बीजेपी नेता इस वक्त दिल्ली के आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के वर्कर्स नारा लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आज कांग्रेस ने भी केजरीवाल को बताया कि दिल्ली में उनका भी दल है और वो भी विपक्ष में है। बहुत जमाने बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर नारे लगाए, वो भी शराब की बोतलों के साथ। कांग्रेस की ओर से भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरी सरकार ही जो है वो भ्रष्ट है, लिप्त है। आप इस तरफ देख सकते हैं अनिल चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक विरोध मार्च निकाल रहे हैं डीपीसीसी से लेकर जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। और आप देख सकते हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, बल्कि क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि उनकी कंप्लेंट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एक मंत्री को जेल जाना पड़ा है। हालांकि इसको लेकर दो स्वर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस पार्टी कई चीजें एक साथ बोल रही है। एक तरफ जो प्रदेश कमेटी है वो कह रही है कि हमारी कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई है, दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी है जो ये मान रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर आम आदमी पार्टी इस विरोध को हवा में उड़ा रही है और सिर्फ हवा में नहीं उड़ा रही बल्कि बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को किडनैपिंग गैंग बता रही है तो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। नौटंकी करने दीजिए। मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि ये भारतीय राजनीति के कलंक हैं और एक किडनैपिंग गैंग है। दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल है, बाकी तो एक किडनैपिंग गैंग है। महाराष्ट्र से विधायक खरीदो तोड़ो, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करो, मध्य प्रदेश में यही करो, कर्नाटक में यही करो, गोवा में यही करो, अरुणाचल में यही करो, उत्तराखंड में यही करो। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किडनैपिंग गैंग है। जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया उस वक्त कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी पापी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बुला रहे थे और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। मगर सवाल तो है ही कि ऐसा क्या हुआ कि गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन सिसोदिया का इस्तीफा हो गया और उनके साथ ही 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो दिल्ली की जनता का काम रुकने नहीं देना चाहती, इसीलिए इस्तीफा हुआ है। 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया जी के पास था, सत्येंद्र जैन जी का भी मंत्रालय उनके पास था। दिल्ली के लोगों का काम बाधित नहीं होना चाहिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा का संकल्प और उनके प्रति सेवा की प्रतिबद्धता अरविंद केजरीवाल जी ने ली है, तो इसके कारण से उन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं है। बहरहाल सिसोदिया के शराब घोटाले की जांच जारी है। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद केजरीवाल की कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। पहली आतिशी और दूसरे सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया जाएगा। दोनों के नाम केजरीवाल ने एलजी को भेज दिए हैं। जब तक इन मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का प्रभार कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास रहेगा। मिलन शर्मा और पंकज जैन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। कभी बारिश तो कभी सूखे से फसल का खराब हो जाना किसान के परिवार को दुख देता है, मगर इस साल बम्पर फसल भी उनके लिए बेहिसाब मुसीबतें लेकर आई है। प्याज की गिरती हुई कीमतें किसानों के लिए आंसू बनकर परेशानियां उनकी बढ़ा रही हैं और इस पर राजनीति भी खूब की जा रही है। क्यों किसान अपने खेत में ही अपनी प्याज की फसल को जोतने के लिए मजबूर हैं, मंडी नहीं ले जाना चाहते प्याज को, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गुजरात में प्याज किसानों के आंसू निकाल रहा है। कभी बारिश तो कभी सूखे से फसल का खराब हो जाना किसान के परिवार को दुख दे जाता था, मगर इस साल बम्पर फसल भी उनके लिए बेहिसाब मुसीबत लेकर आई। प्याज की ज्यादा पैदावार और मौसम के उतार चढ़ाव होने की वजह से
रेट इतने गिर गए हैं कि खेत से मंडी तक ले जाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा। अब सोचिए, जिस प्याज के लिए आप बाजार में 30 से 40 रुपए चुकाते हैं, उस प्याज को अपनी मेहनत से उपजाने वाले किसानों को सिर्फ 1 से 2 रुपए मिल पाते हैं। मुनाफे की बात तो छोड़िए, लागत तक नहीं निकल पाती। कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। एकरी खर्च, 1 एकड़ का खर्चा 50,000 रुपये, ट्रैक्टर का लागत का, लागवड़ का और मजूर का, और 1 एकड़ को मेरा खर्चा भी नहीं छूटेगा। 30,000 रुपये एकरी आएगा, वो भी मेरी मजूरी भी नहीं आएंगी। ऐसा इतनी दिक्कत हो रही है कांदे को। क्या मांग करते हैं सरकार के तरफ मांग यही रहेंगी कि अनुदान जाहिर करो। 500 होगा, 1000 होगा, 1500 होगा, जो होगा वो देना पड़े, तब हमारे हाथ में कुछ आएगा। इसी के साथ गुजरात की राजनीति में अब प्याज की कीमतों पर सियासी तड़का लगना शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भावनगर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि अगर गुजरात सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार गुजरात के किसानों का प्याज ज्यादा दामों पर खरीद लेगी। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं 15 एकड़ की खेती करता हूँ, तो मुझे पता है, दर्द पता है कि फसल को जब ट्रैक्टर चलाता है तो कितना दुख होता है। खून के आंसू बेटों की तरफ आते हैं बस में, और ऐसे चला। अभी सब खेत है पूरा पायमाल हो चुका है। नहीं, आप ऐसा करो, उसको निकाल के रखो। इन द मीन टाइम दिल्ली और पंजाब से बात करके अभी हम पंजाब और उसमें बात करते हैं अफसरों से, कितनी डिमांड पंजाब में, कितनी दिल्ली में, हम आपसे उठा लेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी किसानों को उनके हक की कीमत दिलवा कर रहेगी। ये चिंता करवानी जरूर थी। जो योग्य व्यवस्था न करे गुजरात सरकार, तो पंजाब और दिल्ली नी सरकार ખેડૂતોની ડુંગળી કઈ રીતે ખરીદી શકાય અને વધારે ભાવ કેમ મળી શકાય માટેના પ્રયાસ કરશે। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी प्याज की कीमतों को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। महाराष्ट्र में चल रहे बजट सेशन में एनसीपी के विधायक प्याज और कपास की मालाएं पहनकर पहुंचे। एनसीपी विधायक सिर पर प्याज की टोकरी और प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए। हम प्याज के बारे में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। प्याज और किसानों के हाल बुरी तरह से हम महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर देख रहे हैं। सरकार ने इमीडिएटली एक एक्शन लेने को ना, और कांदे की खरीदी खुद सरकार ने वाजबी भाव में यहाँ पर खरीदी शुरू करने को ना। देश में कई बार प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने आम आदमी को रुलाया है, लेकिन इस बार प्याज देश के अन्नदाता को रुला रहा है। गुजरात में वैसे तो पिछले कुछ सालों से प्याज के दाम घट ही रहे हैं, पर इस बार जितना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। इसलिए किसान सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। हकीकत ये भी है कि एक तरफ लोग महंगे प्याज के आंसू रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान कीमत नहीं मिलने से खून के आंसू रो रहे हैं। सरकार कीमतों में इस अंतर को दूर करे तो इससे सबका भला होगा। आज तक ब्यूरो। सूरत में अजब गजब बारात की अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बारात में बाराती तो करोड़ों की आलीशान कार में निकले, वो भी 1-2 नहीं, बारातियों को ले जाने के लिए 100 से ज्यादा लिमोजिन तैयार की गई थी। वहीं दूल्हा एक बैलगाड़ी में दुल्हन के घर पहुंचा था। देखते हैं सूरत से आई ये खास रिपोर्ट। शानदार बारात में लग्जरी गाड़ियों का करीब 2 किलोमीटर लंबा काफिला, लेकिन दूल्हा बैलगाड़ी पर। गुजरात में शायद पहली बार ऐसी बारात देखने को मिली जिसमें दूल्हा बैलगाड़ी में बैठा नजर आया और उसके बाराती करोड़ों रुपए की महंगी कारों में सवार थे। पूरब की संस्कृति की सोंधी महक के साथ पाश्चात्य जगत का चकाचौंध था। एक तरफ टुनटुन घंटी बजाते सजे धजे बैल, तो दूसरी तरफ लंबी लंबी आलीशान मोटर गाड़ियां। अजब गजब बारात की ये अनोखी तस्वीरें डायमंड सिटी सूरत की हैं। मौका है बीजेपी नेता भरत वाकसिया की बेटे की शादी का, जिसमें 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां शामिल हुई, लेकिन दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर निकला। शायद फिल्मों में ही ऐसा नजारा देखने को मिलता है। सूरत के वराछा इलाके में करोड़ों रुपए की करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां देखकर लोग हैरान थे। एक के बाद एक करोड़ों रुपए की कारें निकल रही थी, पर दूल्हा करोड़ों की गाड़ी में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में बैठा नजर आया।
ये देखकर लोग भी सन्न रह गए। सूरत के बीजेपी नेता भरत वाकसिया ने दोनों बेटों की शादी अनोखे तरीके से की। इस अनोखे अंदाज को लेकर भरत वाकसिया बताते हैं कि उन्होंने बेटों की शादी में आधुनिक जीवन शैली के साथ सौराष्ट्र की परंपरा को भी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि सौराष्ट्र में जब बारात निकलती है तो दूल्हा बैलगाड़ी में ही जाता है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ